नमस्कार। हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। बहुत सी बीमारियां आम होती हैं, टीबी, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा, ये हो गया, वो हो गया, एलर्जी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, लीवर की बीमारी हो गई, सिरोसिस हो गया, आम आदमी किडनी की बीमारी हो गई, आम आदमी चर्चा कर लेता है, पत्थर आ गया। और बहुत सी बीमारियां तो ऐसी हो गई जिनमें घर वाले ही डॉक्टर हो गए आजकल कि अच्छा ये हुआ, चल ये दवाई ले ले, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और बहुत सी बीमारियों में डॉक्टर तो खैर इलाज करते ही हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आम नहीं है, खास हैं, दुर्लभ हैं, हजारों लाखों में एक व्यक्ति को होती हैं। आम तौर पर आम चिकित्सक, आम डॉक्टर उसे पहचान भी नहीं पाता कि ये ऐसी बीमारी है, रेयर ऑफ द रेयर। ऐसी बहुत सारी बीमारियां मानव समाज में पाई जाती हैं और अक्सर ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि बीमारी ये है या वो है, और जब तक आदमी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे असली बीमारी की पहचान नहीं हो पाती और दूसरी बीमारी समझ करके इलाज, सिम्टोमेटिक इलाज चलता रहता है, पता ही नहीं चलता बीमारी क्या थी, इलाज क्या हो गया। इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर के पास हम पहुंच पाएं जो दुर्लभ बीमारियों की समझ रखता हो, दुर्लभ बीमारियों की पहचान रखता हो, जो उनका निदान कर सके और इलाज कर सके। हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ ऐसे एक डॉक्टर हैं जो यूं तो पीडियाट्रिक्स में जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 32 साल तक अपनी सेवाएं देते रहे, बाद में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए पीडियाट्रिक्स के, जयपुरी अस्पताल भी संभाला, लेकिन इस वक्त महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी में दुर्लभ बीमारियों के डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और दुर्लभ बीमारियों का भी एक डिपार्टमेंट है जिससे जैसे ही कोई बीमारी आम डॉक्टर के समझ में ना आए, आम डॉक्टर इलाज करे और इलाज लग नहीं रहा हो, सिम्टम्स कुछ और हो, बीमारी कुछ और हो, तो ऐसे में दुर्लभ बीमारियों का विभाग ही पता कर सकता है, निदान कर सकता है कि बीमारी एक्स नहीं, वाई नहीं, जेड है, जिसकी चर्चा हजारों लाखों में एक व्यक्ति के पास होने की वजह से होती है। और मेडिकल साइंस आज दिन पर दिन ऐसे प्रयोग करके नई बीमारियों को खोजता जा रहा है, उनके इलाज ढूंढता जा रहा है जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। डॉक्टर अशोक गुप्ता, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। डॉक्टर अशोक गुप्ता महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के, मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेयर डिजीज, दुर्लभ बीमारी विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जिन बीमारियों का मैं नाम लिया सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, बच्चों का इलाज करते रहे, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, ये रेयर डिजीज जो आपने कहा है, दुर्लभ बीमारी, ये इसकी परिभाषा है कोई कि ऐसी डिजीज को हम रेयर डिजीज मानेंगे? दुर्लभ बीमारियों को जो परिभाषित हम करते हैं उसका वो नंबर पर डिपेंडेंट है कि, और अलग अलग देशों ने और अलग अलग संस्थाओं ने इसको एक अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। भारत में हम आमतौर पर ये मानते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति को 2,500 की पॉपुलेशन में अगर कोई बीमारी है तो वो दुर्लभ बीमारी है। यानी 2,500 में से एक आदमी को कोई बीमारी है? हाँ, 2,500 में से किसी एक को अगर होती है तो वो दुर्लभ है। और अगर 1,00,000 में केवल 2 ही व्यक्तियों को बीमारी होती है तो वो अल्ट्रा रेयर यानी अल्ट्रा दुर्लभ बीमारी, अति दुर्लभ बीमारी कहलाती है। तो ये एक जो क्राइटेरिया है दुर्लभ बीमारी के बारे में, वो ये है कि कितने कॉमनली हम इसको देख सकते हैं। जैसा आपने सही बताया कि ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में हम रोज़ बात करते हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है, या फ्लू इन्फेक्शंस हैं, या डेंगू है, या मम्स है, ये हैं आम बीमारियां। बट ऐसी बीमारियां जो कि बहुत मुश्किल से किसी व्यक्ति में देखने को मिल सकती है, उसको हम दुर्लभ बीमारी कहते हैं। और इसके लिए भी एक कैटेगराइजेशन बन चुका है, दुनिया भर में एक लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन सी बीमारियां दुर्लभ बीमारियां हैं। और अभी करीब 7,000 ऐसी बीमारियां हैं जिनको पूरे विश्व में दुर्लभ बीमारियों की कैटेगरी में डाला गया है। मतलब आप देखिए कि जो दुर्लभ बीमारियां हैं वो भी ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का 2, 4, 5, 10 बीमारियां, पूरे मानव समाज में अब तक मेडिकल साइंस ने 7,000 ऐसी बीमारियां आइडेंटिफाई की हैं जो हजारों लाखों में से एक व्यक्ति को होती हैं, और इनके इलाज आमतौर पर पता भी नहीं होते, आमतौर पर इन्हें पहचाना भी नहीं जाता। रेयर ऑफ द रेयर डिजीज होती है जिनको विशेषज्ञ डॉक्टर ही पहचान पाते हैं और उसकी
पूरी तरह से जांच होने पता लगता है कि ये दुर्लभ बीमारी है XYZ। अभी डॉक्टर साहब बहुत चर्चा में एक विषय है कि एक लड़का है, बच्चा हृदयांश, उसका नाम खूब अखबारों में, टीवी चैनल पर सब चल रहा है, जिसको एक ऐसी बीमारी जिसका इंजेक्शन 17 करोड़ रुपए का लगेगा। बहुत जगह चंदा हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने 15, 10, 12 करोड़ रुपए इकट्ठे भी कर लिए हैं। पुलिस विभाग ने भी जगह जगह, क्योंकि पुलिस वाले का बच्चा है, एक एक दिन की तनख्वाह दान दी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसी क्या बीमारी है उसको, आपने भी बड़ा सुना होगा। हाँ, वो हृदयांश नाम के जो बच्चा है उसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में क्या होता है कि जो हमारी नसें हैं वो एक प्रोटीन नहीं बनाती जिससे मांसपेशियों की ताकत बनी रहे। तो SMN प्रोटीन कहलाती है। वो SMN प्रोटीन नहीं बनने की वजह से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, और मांसपेशियां जब कमज़ोर होती हैं तो धीरे धीरे बच्चे को जैसे चलने में दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, और गर्दन संभालने में दिक्कत है। ये दिक्कत जब बढ़ती जाती है तो बच्चा धीरे धीरे सांस नहीं ले पाता अपने आप। हम उसको कितने दिन तक मशीन पर चला सकते हैं। तो ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है। इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ तो ऐसी स्थिति में आते हैं बच्चे की जो शुरू मतलब पैदा होने वाले दिन से ही ये लक्षण लाते हैं। तो ऐसे बच्चों का ठीक होना नामुमकिन है, क्योंकि इनका पता लगना और पता लगने के बाद उपचार होना वो संभव नहीं हो पाता। पर कैटेगरी 1 जो ऐसी है, जो कि पहला 6 महीने में ये लक्षण आता है, ये धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती है, और इसीलिए इस बच्चे में लक्षण आने के बाद इसका पता भी लग पाया और इसके उपचार की संभावनाओं को भी समझा गया। और उपचार की संभावना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा जैसा विज्ञान ने विकास किया है, ख़ास तौर से क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारा जो डेवलपमेंट है वो जेनेटिक एनालिसिस की तरफ ज़्यादा बढ़ा है। दुनिया भर के जीनोम को समझ पाए हैं। भारत में भी सारे जीनोम की एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है। जे.के. लोन अस्पताल भी उस जीनोम स्टडी का हिस्सा था। तो इस जैसे जैसे हमको जीनोम के बारे में समझ आने लगा है, तो ये भी समझ में आने लगा कि ये जो गड़बड़ हो रही है वो एक छोटे सी जीन में बदलाव की वजह से हो रही है, और जीन का जो बदलाव है उसको ठीक करने का जो तरीका है उसको जीन थेरेपी बोला जाता है। तो जीन थेरेपी के माध्यम से इस अबनॉर्मल जीन को कमज़ोर कर दिया जाएगा, और इसके बच्चे के अंदर नॉर्मल मसल के लिए जो प्रोटीन ज़रूरत है वो बनने लगेगी, और उसके बाद ये बच्चा ठीक होगा। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए जीन थेरेपी है। दवा महंगी है, और उस महंगी होने का कारण ये कि अभी दुनिया भर में जो भी कंपनी बनाती है उसके पास इतना रिसर्च में जो भी खर्चा हुआ है उसके हिसाब से पेशेंट्स नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे डायग्नोसिस की सुविधा बढ़ रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से एक तो डायग्नोसिस में भी बहुत सुधार हुआ है, जल्दी पकड़ में आने लगे, और उसके साथ साथ उपचार की संभावनाएं होने की वजह से लोग बाग इसका उपचार भी करा पा रहे हैं। तो ये ज़रूर है कि इस इंजेक्शन की उपलब्धता के बाद इस बच्चे में ठीक होने की संभावना काफ़ी रहेगी। ये तभी कहा जा रहा है कि ये 6 महीने का समय बच्चे के पास, 6 महीने के बाद इलाज नहीं हो पाएगा, इसी 6 महीने में हो सकता है इलाज। ये आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। मैं जैसे बता रहा था कि आपको कि जैसे जैसे इसकी समय निकलेगा, ये प्रोटीन जो थोड़ी बहुत बची हुई प्रोटीन जिसके भरोसे वो भी खत्म हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। जब ज़िंदगी नहीं चल पाएगी तो आप इंजेक्शन लाके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए उपचार का भी एक नियम है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, कि जल्दी पता लगना। और इसीलिए विज्ञान जो अभी सबसे ज़्यादा काम कर रहा है वो ये कर रहा है कि बीमारी हो उससे पहले उसका पता लगाना, यानी कि स्क्रीनिंग करके बिना लक्षणों के किसी व्यक्ति के अंदर ये पता लगा पाना कि ये रेयर डिजीज़ है, और इसका उपचार शुरू कर दें ताकि स्थिति बिगड़े उससे पहले उसका उपचार हो। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि बहुत सारे केसेस में अनुवांशिक होती है बीमारी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आती है, और कोई चीज़, कोई जीनोम में प्रॉब्लम है तो अनुवांशिक बीमारी हो गई वो। ऐसा है क्या? ज़्यादातर बीमारी अनुवांशिक है? अनुवांशिक होना जरूरी नहीं है। अनुवांशिक तो ये हुआ कि जैसे हम बोलेंगे हेरिडिटरी डिजीज़, काफ़ी बीमारियां हेरिडिटरी हैं, खास तौर से जैसे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, वो होते हैं हेरिडिटरी। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। मतलब एक थोड़ा सा इन दोनों टर्म्स में फ़र्क है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये है कि स्वतः ही, क्योंकि ये नहीं कि जैसे आज आप उस बच्चे को भी देख रहे हैं हृदयांश, उसके पेरेंट्स में ये बीमारी नहीं है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में भी नहीं रही होगी, तो ये एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है। तो ज़्यादातर जो दुर्लभ बीमारियां वो हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स भी जेनेटिक हो सकते हैं, और इसीलिए ये दोनों टर्म्स मतलब ऑलमोस्ट एक साथ यूज किए जाते हैं, पर आमतौर पे ये जेनेटिक डिसऑर्डर 80% जेनेटिक, और जीन सब में अपने आप भी डिसऑर्डर हो जाता है। हाँ, जीन म्यूटेशन हो गया, हाँ, जीन में डिलीशन हो गया, जीन में कोई एडिशन हो गया, तो जो जीन है आपकी उसमें किसी भी तरीके का बदलाव उस आपकी संरचना को बदल देता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि
बाहर से दिखने में सब हर व्यक्ति एक जैसा दिख रहा है, उसके अंदर कोई और बीमारी है, आपके अंदर कोई और समस्या, किसी और के अंदर कोई और समस्या। तो जीन की जो संरचना है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि भ्रूण में भी बीमारी का पता लग जाता है कई बार। आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है, एंटीनेटल डायग्नोसिस तो बहुत अब काफ़ी काम में आने लगा। और आप तो ये माने कि आज के तारीख में एंटीनेटल यानी कि बच्चा जब पेट में है तब भी हम उसका उपचार करने की स्थिति में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसे डिजीज़ है खास तौर से जिन परिवारों में कोई वंशानुगत बीमारी रही है, जेनेटिक डिसऑर्डर या फैमिलियल डिसऑर्डर्स रहे हैं, तो उन प्रेगनेंसीज में ज़रूर हम एक्सप्लोर करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये डेवलपिंग फीटस में इस तरीके का कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर है तो उसका उपचार भी किया जा सकता है। और जीन थेरेपी या म्यूजिक थेरेपी इस एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रही है। डॉक्टर साहब, भ्रूण में भी क्या जीन थेरेपी संभव है? बिल्कुल। जब बच्चा पेट में हो माँ के, हाँ जी, और पता लग जाए कि ये डिसऑर्डर हो सकता है इसमें, हाँ या जी, है, हाँ। किसी नतीजे पहुंचा जाए, तो फिर क्या बच्चे को जन्म लेने से पहले भी उसके अंदर जीन थेरेपी करके उसके जीन्स में बदलाव किया जा सकता है? हाँ, ये किया जा सकता है। मतलब साइंटिफिकली ये संभव है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस नहीं है जिसके बारे में कमेंट करें कि भाई एंटीनेटल इंटरवेंशंस में जीन थेरेपी की जा रही है या नहीं की जा रही, पर एंटीनेटल इंटरवेंशंस काफ़ी हद तक काफ़ी रिसर्च इसमें आगे बढ़ी हुई है। और पैदा होने से पहले एंजाइम रिप्लेसमेंट और दूसरी थेरेपीज तो अभी ऑलरेडी मतलब करने लगे हैं लोग। डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे लोग होते लाखों में हैं लेकिन सूरजमुखी होते हैं, क्या इस डिजीज को भी दुर्लभ बीमारी में हैं? हाँ, एल्बिनिज्म भी दुर्लभ बीमारी की कैटेगरी में आता है, क्योंकि होते हैं पर इतने कॉमन भी नहीं है, इतने ज़्यादा भी हजार नहीं लाखों में एक ही है। हाँ। और दूसरा क्या है कि अगर आप देखेंगे कि दुर्लभ बीमारियां हर मतलब देश और अलग अलग देश में अलग अलग बीमारियों को दुर्लभ माना जाएगा, क्योंकि बहुत सी जगह अब आज की तारीख में, जैसे आज हमारे यहाँ मान लो आज मम्स का एपिडेमिक है, तो मम्स तो हम तो साधारण बीमारी मानते हैं, पर आज अमेरिका में क्योंकि सब वैक्सीनेटेड होते हैं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं, वो जब भी देखेंगे उसे वो समझेंगे भाई ये दुर्लभ बीमारी है। जी जी। तो ये दुर्लभ बीमारियां हमेशा रीजनल उनकी कैटेगराइजेशन होगी। देखिए डॉक्टर साहब, मनुष्य तो एक जैसा ही है सब जगह, सबके वही लीवर, किडनी, हार्ट सब है, लेकिन अफ्रीका का आदमी देखते पहचान में आता है अफ्रीका का आदमी, चीन का, जापान का आता है तो इस कंटिनेंट का आदमी है, भारत का आदमी है, उपमहाद्वीप का अलग से उसकी शक्ल, चेहरा, मोहरा, चाल ढाल सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये जीन्स की वजह से है या कोई और वजह है? हाँ, ये जेनेटिक इनहेरिटेंस है। मतलब जो हमारी मतलब ये क्या है कि जो भी एवोल्यूशन हुआ है, उस एवोल्यूशन ये जो प्रक्रिया रही है वो इतनी स्लो रही है, और हमारा लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है, इसलिए ये सब असेस कर पाना कि कब और कैसे हुआ ये तो मुश्किल है। पर ये डेफिनेटली है कि हाँ, मतलब हर एनवायरनमेंट में आपके जेनेटिक चेंजेस होंगे। और मैं एक और जो महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि आपकी मेरी जीन्स एक हो सकती हैं, पर हमारा एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस हमारे आने वाली जनरेशन को इन्फ्लुएंस करेगा, और उस प्रक्रिया को बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। और आज की तारीख में क्योंकि जैसे मेरी जनरेशन है, मेरे से नीचे वाली जनरेशन, उसके आगे वाली जो जनरेशन है, उनमें आप देखेंगे धीरे धीरे एलर्जी, अस्थमा की प्रेवलेंस बढ़ रही है। क्यों? कि हमारा एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस जो मेरे पेरेंट्स का था या मेरा है, वो मेरे बच्चे का, हर एक का एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस अलग होने की वजह से हमारे जीन्स में बदलाव आया है। वो उस बदलाव को मिथाइलेशन जैसी प्रक्रिया का नाम दिया जाता है, और उस मिथाइलेशन की प्रक्रिया से जो एपिजेनेटिक चेंज आया है वो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है या एलर्जी को समझ पाने की और हैंडल करने की क्षमता है, वो अलग अलग हो जाती है। और यही चीज़ आप देखेंगे कि जनरेशनली, भले अफ्रीका हो या जापान हो या भारत हो, इसीलिए ये सारे बदलाव एनवायरनमेंट रिलेटेड हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि वहाँ के लोग ज़्यादा गहरे रंग के होंगे, ज़्यादा लंबे तगड़े होंगे, और जापान जाएंगे तो उनकी हाइट आम तौर पे इधर के व्यक्तियों के मुकाबले कम होगी। आज हम बात कर रहे हैं दुर्लभ बीमारियों के बारे में, दुर्लभ बीमारियों के विभाग के विभागाध्यक्ष महात्मा गांधी अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अशोक गुप्ता से। 35-40 साल से मेडिकल साइंस में, मेडिकल विभाग में काम कर रहे हैं, जेके लोन हॉस्पिटल से निकल करके यहाँ तक आए। डॉक्टर साहब, दुर्लभ बीमारियों की हम चर्चा कर रहे थे। आमतौर पर पता नहीं लगता कि ये ऐसी बीमारी वैसी बीमारी, फिर भी इन दिनों कुछ बीमारियां आम हुई है, मतलब आम इन द सेंस कि पकड़ में आई है, इससे चर्चा में आई है।
आम तो नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि 100-200 लोगों में एक को हो रही है, हो तो हज़ारों लाखों में से ही है। पर चूंकि पकड़ में आ गई है, उनका इलाज शुरू हो गया है, अखबारों में मीडिया में चर्चा आ गई, तो चर्चा में आ गई वो। ऐसी 2-4 बीमारी के बारे में बताएंगे आप, जो जिसको लोग समझें कि आम नहीं है, खास है, तुरंत तो विशेषज्ञ के पास पहुँचें, सिम्टम्स बताएं, कुछ बताएं। मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा कि दुर्लभ बीमारियों का जनरल इंटरेस्ट वैसे भी ज़्यादा जागरूकता बढ़ी तो ही है, और इसीलिए एक दुर्लभ बीमारी जिसके बारे में सब लोग जानते हैं वो है, एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की पा, जिसमें प्रोजेरिया की बीमारी थी उनके, जो उसमें व्यक्ति समय से पहले या उम्र से पहले बुढ़ा हो जाता है, क्योंकि वो पैदा होने के साथ साथ ही उनकी जो एजिंग का प्रोसेस है, जो आप हमारी जो एक एजिंग है वो एक स्लो प्रोसेस में होती है, उसमें एजिंग थोड़ी फास्ट होती है। तो वो होती है कि बच्चा उसके जल्दी ही कैटरैक्ट हो जाएगा। जैसे आमतौर पर कैटरैक्ट आंखों के जो मोतियाबिंद है वो होता है करीब 70-75 के बाद। ये ऐसे बच्चों में करीब 10-12 साल से ही कैटरैक्ट शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से एक तो प्रोजेरिया है, जल्दी बुढ़ापा आना। हाँ, जल्दी बुढ़ापा आना। दूसरा, आमतौर पे कोई अभी अगर आप सर्कस देखने जाएं तो सर्कस के अंदर छोटी हाइट के पूरे मैच्योर बावनिया जैसे कहते हैं, या जोकर जैसे कहते, जोकर ज़्यादातर जोकर का काम करते थे, तो वो स्केलेटल डिसऑर्डर है, उसको एकोंड्रोप्लेजिया बोलते हैं। तो वो आमतौर पे आप मतलब देखने से आपको समझ में आता है कि ये क्या एक दुर्लभ बीमारी है। डॉक्टर साहब, एक फिल्म आई थी गजनी, हाँ गजनी, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, बिल्कुल। तो वो एक और स्थिति है जिससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या दुर्लभ बीमारियां हैं। इसके अलावा क्या, अगर आप देखें कि कोविड के होने के बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस या ऑटो इम्यून डिजीजेस या इम्यून डिसरेगुलेशन, ये इस तरीके से बढ़ती जा रही है कि ये डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉमन होने लग गए हैं। तो ये भी दुर्लभ बीमारियों में आते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी दुर्लभ बीमारियां, खासतौर से जैसे आपके शरीर में खून नहीं बनना है, खून की कमी हो जाना, तो एप्लास्टिक एनीमिया कहलाता है, वो भी एक दुर्लभ बीमारी है। इसके अलावा दुर्लभ बीमारियों की जो अगर कैटेगरी आप देखें तो बच्चों में अगर लिवर में खराबी हो जाए, किडनी में खराबी हो, किडनी की बनावट की गड़बड़ हो, या आपके ओवरऑल हाइट नहीं बढ़ रही हो, जैसे हार्मोनल डेफिशिएंसी, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, तो हार्मोन की कमी हो, तो भी एक दुर्लभ बीमारी बनती है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि बच्चा मानसिक रूप से उतना विकसित नहीं हो पा रहा हो, तो वो भी एक दुर्लभ बीमारी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये प्लास्टिक एनीमिया को तो पहले लोग ब्लड कैंसर ही समझते थे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हाँ, ब्लड कैंसर का इलाज चलता रहता था, बाद में पता चला कि तो सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही चेंज हो सकता है। बिल्कुल जी। इसी तरीके से मैं बताऊँ आपको, इन दिनों एक बच्चे को लाए थे मेरे को दिखाने, वो 7-8 महीने से उस बच्चे की ऐसी स्थिति थी कि खून में उसके प्लेटलेट्स या WBCs और हीमोग्लोबिन कम हो जाता था, और उसके तिल्ली बड़ी हुई थी। तो अलग अलग चिकित्सकों ने उसको अलग अलग बीमारी करके इलाज किया। उसका जब एक्सरे किया तो उसके छाती की हड्डियाँ जो थी वो बिल्कुल ऐसी वाइट थी जैसे कोई मार्बल अपना होता है ना, उस तरीके से। तो वो उसको जब हमने चेक किया तो वो मार्बल बोन डिजीज़ या ऑस्टियोपिट्रोसिस निकली। ऑस्टियोपिट्रोसिस में अपने शरीर की जो हड्डियाँ हैं, जो आमतौर पे बनती और बिगड़ती रहती हैं, वो प्रक्रिया रुक गई और केवल बनना ही बनना शुरू हो गया। तो ये एक नई बीमारी का पता लग पाया, और इसका उपचार भी संभव है, क्योंकि इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बाद ये बच्चा ठीक हो सकता है। इसी तरीके से और भी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनको आम तौर पे, जैसे बड़ी तिल्ली के साथ हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, उनको 90% लोग हाइपर स्प्लीनिज्म करके उनका स्प्लीन का ऑपरेशन करा देते हैं। पर अब पता लगने लगा कि वो बीमारी है गॉशे डिजीज़, जिसका आज एंजाइम देकर इलाज किया जा सकता है। इस तरीके से बहुत से केसेस हैं जिनको अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो समझ में आने लगता है, और ये केसेस पहले आते थे तब इनका निदान संभव नहीं था। आज क्योंकि टेक्निक उपलब्ध है, आज इन्वेस्टिगेशंस किए जा सकते हैं, इसलिए इनका निदान हो पाना संभव हो रहा है। और ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वो जीन स्टडीज़ में हुआ है। तो जेनेटिक स्टडी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो हमारे मायोपैथीज़ यानी कि मांसपेशियों की कमजोरी, पहले ये समझ में नहीं आता था, हम बस कहते थे ये तो कमज़ोर पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया। ये मायोपैथीज़ है, मायोपैथीज़ है जिनका उपचार संभव है। बहुत सी जीन जो ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं उनका उपचार बहुत सस्ता है और आसान भी है। डॉक्टर साहब, ये जो दुर्लभ बीमारियां भी अब इतनी सारी पकड़ में आ गई, 7,000 बीमारियां आपने बताया अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जो हज़ारों लाखों में एक को होती, लेकिन है हमारे समाज में। क्या सरकार ने इसके लिए कोई पॉलिसी बनाई है? सरकार ने इसकी स्टडी के लिए, इस अन्वेषण के लिए, निदान के लिए, उपचार के लिए कोई पहल की है? हाँ, भारत सरकार ने 2021 में एक राष्ट्रीय नीति अनाउंस की, नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज़। और नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज़ का मकसद ये है
कि भाई ऐसे बच्चों का या ऐसी डिजीज़ का उपचार जितना जल्दी हो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं विकसित करनी है देश में, उस पर काम हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने बीमारियों को कैटेगराइज कर दिया है और उनमें कैटेगरी 1, 2 एंड 3 ऐसा रखा है। कैटेगरी 1 में ऐसी बीमारियां हैं जिनका उपचार बहुत सस्ता संभव है। मैं जैसे बोल रहा था आपको कि काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं, जैसे आज एक बीमारी का पता लगा हमारे एक पेशेंट में, बायोटिनिडेज डेफिशिएंसी। वैसे उसमें वो बच्चे के सिर के बाल उड़ गए थे, नसें कमज़ोर पड़ गई थी और दिमाग में मतलब उसको दौरे आ रहे थे, और जैसे ही उसको बायोटिनिडेज की गोली दी, जो कि बहुत सस्ती सी गोली उपलब्ध है, उसको देते ही वो ठीक होने लगा। और ऐसी और भी बीमारियां हैं, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया या हाइपोथायराइडिज्म। तो ये बहुत सस्ती सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे ये दुर्लभ बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो कैटेगरी 1 में तो सरकार ने ऐसी बीमारी रखी। कैटेगरी 2 में ऐसी रखी जो महंगा उपचार तो है, पर वो एक बार के उपचार से ठीक हो सकती हैं। जैसे किसी बच्चे को केवल लिवर ट्रांसप्लांट करने से ठीक हो सकता है, तो वो कैटेगरी 2, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट देने से उसको ठीक हो सकता है, वो कैटेगरी 2। कैटेगरी 3 ऐसी रखी हैं कि जिनका उपचार वन टाइम से ठीक होना संभव नहीं है, उनको लंबा उपचार की ज़रूरत है और उसका उपचार महंगा भी है। तो इस कैटेगरी 3 को भारत सरकार ने ये कहा है कि आज की तारीख में देश की ये स्थिति नहीं है कि इनका उपचार सब बच्चों को या सब व्यक्तियों को, इस कैटेगरी वालों को उपचार दिया जा सकता है। जैसा अभी अपन बात कर रहे थे, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये कैटेगरी 3 में है, क्योंकि इतना महंगा उपचार है कि वो भारत सरकार के लिए ये संभव नहीं कि हर व्यक्ति को ये उपचार दे सके। तो इसके लिए निर्देश ये दिया है कि आप क्राउड फंडिंग के थ्रू, यानी कि जैसे कॉर्पोरेट जनता से अपील करके, कॉर्पोरेट से लेकर के, CSR फंड से या और दूसरे तरीके से एक क्राउड फंडिंग से पैसा इकट्ठा करके उपचार आप कराएं। हृदयांश के लिए भी हो रहा है, मैंने देखा 4-5 करोड़ तो इकट्ठा कर लिया। राजस्थान सरकार ने भी एक पोर्टल बनाया था पिछले 2-3 साल पहले, उसमें मतलब मैं उसका नोडल ऑफिसर था। तो वो यहाँ पे भी राज संबल करके एक पोर्टल है जिसमें दुर्लभ बीमारियों के लिए आप पैसा दान करना चाहें तो डायरेक्टली दान भी कर सकते हैं, और उसमें डायरेक्टली अगर आप किसी पेशेंट के नाम से भी देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि अभी जनता को पता लगे, इससे पहले ये ज़रूरी है कि चिकित्सक समुदाय को पता लगे, क्योंकि आमतौर पर गाँव में भी बहुत सारे चिकित्सक हैं और बीमारी कुछ और है, इलाज सिम्टोमेटिकली या जैसे दिख रहा है वैसे कर लेते हैं, पता लगता है बहुत आगे जाके। तो इसका प्रचार प्रसार हो और आम चिकित्सक समझ पाए कि बीमारी आम बीमारी नहीं, दुर्लभ बीमारी है। इसके लिए कोई प्रयास हो रहा है कि इनके लिए सेमिनार्स हो, पब्लिसिटी की जाए, जिससे कि हर डॉक्टर को पता लगे कि ये केस मेरा नहीं है, ये केस दुर्लभ बीमारी का है। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं लोढ़ा साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस दिशा में हमने कोशिश ये की है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, कम से कम राजस्थान में हर मेडिकल कॉलेज में एक रेयर डिजीज़ प्रोग्राम चले। तो रेयर डिजीज़ प्रोग्राम, क्योंकि जब हम लोगों ने JK लॉन में देखा था, जब आज से करीब 10 साल हुए हैं वहाँ रेयर डिजीज़ प्रोग्राम शुरू किए हुए, तो जब से शुरू किया है नतीजा ये हुआ कि हर साल जैसे हमारे पास 40 MD पीडियाट्रिक्स करने वाले स्टूडेंट्स आते थे, वो पूरे सेंसिटाइज होकर निकलते थे। जब यहाँ से जाते हैं तो उनको रेयर डिजीज़ के बारे में सोच समझ और पता लगाना पॉसिबल है। तो आज अगर हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में, इनमें सब में अगर रेयर डिजीज़ का एक सेंटर खुले तो उससे फ़ायदा यही होगा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा और इसीलिए उससे हमारे अंडर ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स वो सेंसिटाइज हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सेमिनार्स करें या मीटिंग्स करें या वर्कशॉप्स करें, जिससे हम लोगों को चिकित्सकों को अवेयर कराते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और अलग अलग शहरों में इस तरीके की ट्रेनिंग हम कराते रहे हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, आज जो हमने हेलो डॉक्टर में इस पर चर्चा की, ये भी इसी तरह का एक हिस्सा है। बिल्कुल, अवेयरनेस का। डॉक्टर भी इसे देखेंगे, आम लोग भी देखेंगे और जानेंगे कि अगर किसी बीमारी का इलाज समझ में नहीं आ रहा, इलाज हो नहीं पा रहा, आमतौर पर दिखाई देने वाली बीमारी नहीं लग रही, तत्काल रेयर डिजीज दुर्लभ बीमारियों के विभाग में जाइए, दुर्लभ बीमारियों की जानकारी करके उसकी जांच करवाइए, क्योंकि ये होती हजारों लाखों में से एक है, लेकिन अरबों लोगों की इस मानव समाज में, पूरी दुनिया में 7,000 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। किसको कौन सी बीमारी कहाँ हो गई, क्या पता चलेगा, कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, इलाज होगा नहीं होगा, इलाज होने में कहीं देर ना हो जाए, बहुत सारी बातें हैं। चूँकि
ये ह्यूमैनिटी की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है, मानवता की जिंदा रखने की लड़ाई है। चिकित्सक जो उस लड़ाई को लड़ते हैं वो मनुष्य के जीवन स्वास्थ्य के खिलाफ जितने जितने बैक्टीरिया हैं, जितने वायरस हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं। इसमें जो डिसऑर्डर्स हैं और जिस तरह की ऐसी बीमारियां हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी समय रहते पहचाना जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हम जरा भी अलग सिम्टम दिखें बीमारी के, चाहे डॉक्टर देखें चाहे परिवारजन देखें, तुरंत कोशिश करें कि दुर्लभ बीमारियों की किसी विभाग का किसी विशेषज्ञ को पकड़ के बात करके मिल के, या इसकी कोई वेबसाइट हो उस पर जाकर हम लोग डालें। और आजकल तो इंटरनेट के जरिए बहुत आसानी से जवाब भी मिल जाता है कि आपकी बीमारी के सिम्टम्स के हिसाब से क्या कोई दुर्लभ बीमारी है, कौन डॉक्टर से देख सकता है। यू कैन अप्रोच वेरी वेल। बिल्कुल झिझक ना करें, बिल्कुल समय खराब ना करें। जरा भी लक्षण आए दुर्लभ बीमारी के, ऐसी बीमारी के जो आम तौर पर देखी सुनी जानी नहीं जाती, तुरंत उसके इलाज के लिए प्रयास करें, देर ना करें। हेलो डॉक्टर में डॉक्टर अशोक गुप्ता का स्वागत भी था और धन्यवाद भी, अभिनंदन भी। डॉक्टर साहब, आप मानव समाज के लिए, मानव सभ्यता के लिए एक बिल्कुल नए आयाम, बिल्कुल नई विधा में जाकर के काम कर रहे हैं और आपका मेडिकल कॉलेज भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जयपुर में ये सुविधा उपलब्ध है, ये हम सबके लिए अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि आज के इस हेलो डॉक्टर से आप लोग भी जानेंगे इस बात को कि दुर्लभ से दुर्लभ बीमारियों का भी इलाज संभव है यदि समय रहते उनकी पहचान हो जाए और सही जानकार डॉक्टर आपको मिल जाए। हेलो डॉक्टर में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते किसी नए विषय को लेकर, नई विधा को लेकर, नए डिपार्टमेंट को लेकर, नई बीमारी को लेकर। नमस्कार।